75-76 साल में जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में पहुंच गए, अभी तक ये गाजा नहीं पहुंच पाए। इनको 76 साल लग गए, इनको गाजा मिल नहीं रहा इनके मैप में कहाँ है। शेख दुआ देती, शेख पैसा नहीं देती है। शेख बड़ा तगड़ा होती कि एक फोन कॉल आया और यहां से घो हो गए अंदर। ये होगा और अमेरिका कर देगा। रिश्तेदार तो बुरे नहीं होते, लेकिन जब आप तरक्की करेंगे वैभव, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटर्स जलेंगे, आपके रिश्तेदार भी कुछ हैं जिनका खून जलेगा, है ना। वल्लाह अभी भी जाने तो कहानी खत्म हो गई। जितना सऊदी ऑयल बेच के कमाता है उससे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर बेच के कमाते हैं एक साल में, ठीक है। जिस दिन भारत की नियत हो गई, कतर फतर तो सब किसी खाते में नहीं, मैं बता रहा हूँ। सर ओवैसी की रैली बहुत बड़ी थी। नहीं ठीक, देखो यार, ओवैसी की 1.5 सीटें हैं लोकसभा में और हिंदुस्तान में लोग फारे गए यार। लेकिन फिलिस्तीन उनकी शहरक नहीं है, शहरक नहीं है। वो इमोशनल नहीं होता। वो कहता है धड़कता है, ट्विटर पे धड़कता है, इंस्टाग्राम पे धड़कता है, यूट्यूब पे धड़कता है, टीवी पे धड़कता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे साहब एक फिलिस्तीनी को अपने अंदर ले लो, इतना नहीं धड़कता, कम धड़कता है, ज्यादा नहीं धड़कता। ज्यादा मत धड़को, पैसे की कमी है दुबई में आप प्रोटेस्ट करवा लो। एक मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट मत करो, फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पे खड़े हो जाओ। नाम मार के पुलिस ने सुअर बना दिया। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और आज हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत। तो सर हमारे तक कुछ दिन वीडियोस नहीं आते हैं, फिर ये रूमर होता है कि हमारा आपका झगड़ा हो गया है। झगड़ा हुआ भी था, वैभव के हाथ में एक तलवार थी, मेरे हाथ में तलवार थी, खूब लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ है, पर उस अब पैचअप हो गया। तो आपके सामने नया एपिसोड आ रहा है डिफेंसिव ऑफेंस का। सर ये कतर का सर एक आया कि मतलब 8 इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स को फांसी की सजा दे दी है। सर आपका एकदम फर्स्ट रिएक्शन जब आपने ये खबर सुनी, तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? और दूसरा सर ये कतर जैसे देश, माचिस की डिबिया जितने बड़े बड़े जो देश हैं, सर ये इतना बड़ा डिसीजन तो सर बिना किसी बैकिंग के तो नहीं लेते हैं। देयर मस्ट बी सम मेजर पावर बिहाइंड द बैक, टेलिंग देम कि ठीक है, तुम कहते ना कि चढ़ जा बेटा सूली, राम भली करेगा। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि इसके पहले कारण पे हमें जाना पड़ेगा वैभव, कि कारण क्या है इसका, फिर हम क्या हुआ और फिर कतर के रिएक्शंस। देखिए 2-3 चीजें हैं कि ये अभी क्यों हुआ। ये इन्होंने, आपको पता है कंपनी है वहां पे, वो कंपनी दे वर ऑफरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा टू कतरी नेवी, कतर के। हाँ, अलदारा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब लोग काम करते थे उसमें। ये 8 अपने इंडिया, और भी हैं इसमें, ऐसे नहीं कि 8 ही हैं, ये 8 जिनको फांसी की सजा सुनाई है या सजाए मौत सुनाई है। तो सब स्टोरी ये है कि मिजेट सबमरीन्स, स्मॉल सबमरीन्स, इटली की टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली इजराइल को ये बात बता दी है। पहली चीज तो ये है कि इजराइल ऑलरेडी हैज दैट टेक्नोलॉजी, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और इजराइल को फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स की शायद जरूरत ना हो, क्योंकि इजरायली सोर्सेज, मोसाद के सोर्सेज जो हैं, दे आर वेरी डीपली एम्बेडेड इन द अरब वर्ल्ड, वेरी डीपली एम्बेडेड। और इजराइल आज से नहीं कर रहा है कि कोई ये समझे कि साहब जो ओमान है या कतर है या सऊदी है या यूएई है या बहरेन है, तो इस पे आज जासूसी नहीं कर रहा वो। इजराइल तब से कर रहा है, इनके लोकल एसेट्स हैं, इनको क्या जरूरत है। खैर एनीवे, उनको डाल दिया जेल में, फिर एक शैम ट्रायल हुई और फिर ये भी नहीं बताया कि चार्जेस क्या है। उनको बोला कि अच्छा, देखिए बात यह है ना कि ये सजाए मौत क्यों सुनाई गई, इसका एक लॉजिकल कारण ये भी निकलता है कि जो इजराइल और हमास की जंग है, राइट, इंडिया ने इमीडिएटली कंडेम करा कि साहब ये जो हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब देखिए ना बात क्या होती है, अब इसमें जो ज़्यादातर जो मुस्लिम वर्ल्ड है या खासतौर से अरब कंट्रीज़ हैं, वो बड़ी अपसेट हो गई कि इंडिया ने ऐसा क्यों बोला कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब वैभव एक बात बताइए, मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में कोई आपदा या कोई परेशानी या कोई हादसा मेरे घर में होता है, तो आप सबसे पहले फ़ोन करके क्या कहेंगे? एक फ्रेंड के नाते आप क्या बोलेंगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ? बिल्कुल जाहिर सी बात है। क्या भारत ने ये बोला कि गाज़ा को ठोक दो? नहीं बोला। क्या उन्होंने बोला कि 24 घंटे जो आप कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं गाजा की, भारत उसको सपोर्ट करता है? भारत ने ये नहीं बोला। पर जब वहां पे मौतें हो रही थी तो आप फोन करके क्या बोलेंगे? आप यही तो बोलेंगे जी हम आपके साथ खड़े हैं, वी स्टैंड विथ यू। और आपने क्या बोलना है कि नहीं हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा, इसका लोगों का मूड खराब हो गया। अब जो भारत का बढ़ता हुआ स्टेचर है डिप्लोमेसी में,
जो G20 का समिट हुआ और भी चीज़ें हुई हैं, भारत की जो सदारत थी SCO की, या फिर ब्रिक्स की बात हुई है, इसकी बात हुई, उसकी बात हुई, तो नाउ अब आप भारत को अपने कैंप में कैसे करेंगे कि भारत कंडेम करे? ये भारत के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं इस मामले में चाइना इन्वॉल्व है, राइट? रशिया नॉट डायरेक्टली, क्योंकि रशिया डायरेक्टली भारत के साथ ऐसा काम नहीं करेगा। पीठ पीछे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, यू कैन नॉट, आप जियोपॉलिटिक्स में ये तो नहीं कह सकते कि ये दोस्ती है, दुश्मनी है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम रशिया, बिहाइंड द सीन्स मे बी, बट नॉट इन फ्रंट। चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है इन सब के पीछे, और चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझ के इट वांट्स टू, देखिए चाइना के हक में क्या है, अमेरिका यहां पे फंसा रहे। अब अमेरिका ने सीरिया के ऊपर मिसाइल तो फायर कर ही दी ना, और गलती उनकी थी। ईरान बैक्ड मिलिशियाज ने, ईरान बैक्ड टेररिस्ट ने, उनके बेसिस पे अमेरिका, अब अमेरिका यूक्रेन में भी इन्वॉल्व है। यानी कि अमेरिका फिर से वॉर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस आर currently in Gaza. They are operating inside Gaza. US Special Forces, Delta Force is operating, and I'm 100%, I'm damn sure आसपास नेवी सील्स भी हैं। I'm damn sure आसपास ग्रीन बेरेज हैं। I'm 100% sure. And others are on standby. कि एक फोन कॉल आया और यहां से गो हो गए अंदर। ये होगा और अमेरिका कर देगा। ठीक है जी। इजराइल को डिफेंड करना इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अमेरिका's फॉरेन पॉलिसी। इजराइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे अमेरिका को बम मारना पड़े, अमेरिका बम मार देगा, इजराइल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये जो आपका सवाल है ना कि इसके पीछे कौन है, मुझे लगता है इसके पीछे चाइना है। आइडिया इज टू कॉर्नर इंडिया। जब आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, अब रिश्तेदार तो अच्छे ही होते हैं, रिश्तेदार तो बुरे नहीं होते, लेकिन जब आप तरक्की करेंगे वैभव, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटर्स जलेंगे, आपके रिश्तेदार भी कुछ हैं जिनका खून जलेगा, है ना, जिनके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी बातचीत है। वो रिश्तेदार कौन है? वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं। हम भी डेमोक्रेसी, वो भी डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ भी लिबरल थॉट, उनके यहाँ भी लिबरल थॉट, हमारे यहाँ भी फ्री मीडिया, उनके यहाँ भी फ्री मीडिया, हमारे यहाँ भी इलेक्शन, उनके यहाँ भी इलेक्शन। तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, राइट। लेकिन आपको, मेरी मुराद आप, जब मैं कहता हूँ आपको, मेरा मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड। आपको कैसा भारत चाहिए? आपको ऐसा भारत चाहिए कि जब अमेरिका बोले, व्हाइट हाउस से कॉल आए कि आप ये काम करिए, तो हम बोलें जी, ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये पाकिस्तान कर सकता है, भारत तो कर नहीं सकता, क्योंकि अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं सबकी, है ना। एक अपना अपना मॉरल सिस्टम होता है, पाकिस्तान का मॉरल सिस्टम है नहीं, हमारा तगड़ा मॉरल सिस्टम। और आज की बात नहीं है, लोग कहते हैं भारत बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए भारत आंखें दिखाता है। नहीं, भारत में जब लोग भूख से मर रहे थे तब भी भारत आंखें दिखा रहा था। भारत कभी भी किसी भी विश्व शक्ति के सामने आज तक, और मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं, किसी भी विश्व शक्ति के सामने कभी भारत ना गिड़गिड़ाया ना लेटा। और यहां पे उस जमाने में कई 100,000 लोग, मैं बात कर रहा हूं 50s और 60s की, फैमिन्स होते थे भारत में, लोग मर जाते थे हजारों लोग। टिल वेरी रिसेंटली फार्मर सुसाइड्स हो रहे थे 10 साल पहले तक, 8 साल पहले तक भारत में। महाराष्ट्र में कितने होते थे, हैदराबाद में, तेलंगाना, नाउ तेलंगाना, अर्लियर आंध्र प्रदेश, देन वहां पे हम फार्मर सुसाइड्स की बात सुनते थे। आजकल नहीं होते हैं फार्मर सुसाइड्स, हमने सुना नहीं है, कम से कम मीडिया में नहीं आया। जब भारत कमजोर भी था तब भी भारत कभी नहीं माना। तो आज भारत जब इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है, आज क्यों मानेगा? दिस इज ऑल मैरिनेशन होता है ना, ठीक है। आप कच्चा पपीता लगाते हैं ना उसको मुलायम करने के लिए, ये कच्चा पपीता लग रहा है बेसिकली, ये बात है। सर इसमें एक चीज ये भी तो मतलब जो बहुत एविडेंट है कि कतर तो खुद, अच्छा आपने सर बात की कि इजराइल को जरूरत क्या है, मतलब, और इजराइल और कतर का तो इंटेलिजेंस के लेवल पे और इन चीजों पे, इन लेवल पे तो बहुत क्लोज कोऑपरेशन हमेशा से रहा है। जो इजरायली जो कतरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, वो तो खुद कोऑपरेट करती, उन्होंने ज्वाइंट मिशंस किए हुए हैं साथ में। तो अब इंडियन नेवी ऑफिसर्स को हायर करेंगे मोसाद वाले, मतलब ये आरोप लगाते हैं कि ये रॉ के लिए कर रहे थे, तो उसमें फिर भी थोड़ी लगता है कि हो सकता है मे बी ये सच होता। 8 नेवी ऑफिसर जिसमें कि सीनियर कमांडर्स भी हैं उनको, और एक को प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। एंड तो सब मतलब ये पूरी मतलब ये जो पूरा गेम है ना, ये कहीं फिट बैठ नहीं रहा है। एंड उसके बाद उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देना, उसके ऊपर कहीं कोई डिटेल्स पब्लिक नहीं करनी, हियरिंग्स भी बिल्कुल क्लोज डोर में करना,
क्या आरोप है? अभी कतर का ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो स्पेकुलेशंस है ना, ये आरोप है। वैभव, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये हम लोग कहते हैं कि कतर का औपचारिक रूप से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, वो मोनार्की है, आपको आदत है डेमोक्रेसी की, आपको आदत है सवाल पूछने की, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। उनकी आदत नहीं है सवाल पूछने की। शेख कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्यों सजाए मौत दी है, नहीं बताएगा वो। सऊदी अरेबिया को देता है स्टेटमेंट, कतर नहीं देते वो लोग, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे सिस्टम है नहीं मीडिया का। उन्होंने क्या मीडिया शुरू करा? अल जजीरा। आपको पता है अल जजीरा क्या बेचता है? अल जजीरा इज एक्चुअली द पब्लिसिटी विंग ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड एंड अल कायदा एंड ऑफ हमास। तो ये करता है अल जजीरा। ये सब कौन करवाता है? कतर करवाता है। तो कतर इज ऑल्सो फंडिंग हमास। सो आप देखिए ना, इजरायली इंटेलिजेंस के साथ उनके राब्ते, अच्छे रिश्ते, स्टेबल रिश्ते, राइट। दूसरी तरफ हमास को भी फंड कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल गेम्स एक साथ चल रहे हैं इनके। सर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं साथ में इजराइल मोसाद वाले और ये कतरी इंटेलिजेंस वाले। हाँ, अब देखिए ना, अब इन्होंने क्या, देखिए अब इन्होंने इल्जाम लगाया कि चलो इजराइल के लिए इन्होंने वो करा है। अब इंडियंस का क्या रिएक्शन है कि सबूत दिखाइए। यही तो रिएक्शन आपका है कि वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द चार्जशीट। क्योंकि आप पले बड़े भारत में हैं, इसलिए आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप कतरी होते, कतर के रहने वाले होते, वहां पे आपकी पैदाइश होती कतर में, आप कभी नहीं पूछते। आप ये कहते कि शेख ने कहा, ठीक ही कहा होगा। शेख ने बोला कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, आपके माँ बाप का अच्छी जगह इलाज होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी कोठी होगी, आपके घर में नौकर चाकर होंगे पाकिस्तान से आए हुए। तो जब सब कुछ शेख ने आपको दे दिया है, फिर आप शेख से सवाल क्यों पूछेंगे? दैट इज हाउ दीज ऑयल मोनार्कीज रन, दैट इज हाउ चाइना रन्स, बाय द वे। यही तो है सवाल जवाब। चाइना, आप कोई सवाल नहीं पूछता चाइना में, क्योंकि शी जिनपिंग ने सबके वो पैसे डाल रखे हैं उनकी जेब में, कहानी खत्म। सो ये दे विल नेवर डिस्कस क्या हुआ। बट आई टेल यू वन थिंग, ये लोग वापस आ जाएंगे, ये 8 के 8 ना वापस भारत आ जाएंगे। क्योंकि एक तो हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है कतरीज के साथ। देयर इज एन अग्रीमेंट, शुड दे सेंटेंस सम इंडियन, राइट, एनी इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल, इफ दे सेंटेंस दैट पर्सन, वो भारत आके दे कैन कंप्लीट दैट सेंटेंस हियर इन इंडिया। सो इट नीड नॉट बी दैट दे विल स्पेंड देयर लाइफ इन कतर ओनली। और मुझे लगता है कि धीरे 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 ये थोड़े महीनों के बाद कतर विल स्टार्ट रिलीजिंग। और ये कतर कर सकता है। क्यों? अब क्यों कर सकता है? कतर इसलिए कर सकता है कि एक तो कतर के जो शेख हैं उनको अपनी पब्लिक को जवाब नहीं देना पड़ता। शेख का मूड है, शेख ने सवेरे पराठे खाए, उनको अच्छे लगे, शेख ने बोला छोड़ दो, वल्ला अभी भी जाने दो, कहानी खत्म हो गई। एक तो वो चीज़ है। तो दीज थिंग्स आर ईजी एंड मैनेजेबल देयर। दूसरी चीज़ है कि शरिया कानून अलाउ करता है, ठीक है। शरिया कानून, वो दियत या कुछ ऐसी बोलते हैं ना, दियत, वो कानून होता है, वो यू पे ब्लड मनी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट है कतर के साथ। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी टेम्परेचर बढ़ रखा है, आई थिंक वी शुड कीप द टेम्परेचर्स लो। छोड़ देगा वो थोड़े समय के बाद। सर, कतर इंडिया में जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं सबको फंड करता है। हाँ। पीएफआई को, अर्स्टवाइल सिमी, उसको भी करता था। एंड 2008 से लेकर के अभी तक तो उन्होंने बहुत फंडिंग करी है। समवेयर अराउंड कुछ 44-45 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने इंडिया में अलग अलग रेडिकल ग्रुप्स को फंड किए हैं कतरी गवर्नमेंट ने। उसके बाद नुपो शर्मा वाला केस हम देख लें, वो पूरा का पूरा तो मतलब बवाल खड़े कतर ने किया था। द फर्स्ट अरब कंट्री जिसने ये कहा कि पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर। और उसके प्रेशर में, बिकॉज कतर ने उसको इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पब्लिसाइज किया उस मामले को, उसके ऊपर इतना ज़्यादा पब्लिक स्टैंड लिया और पूरी मीडिया को लगा दिया, अल जजीरा को और ग्लोबल मीडिया को। तो उसमें भी हम देख लें तो फिर बाकी अरब कंट्रीज भी जो प्रेशर में आ गई कि फिर हम ये भी देखते हैं कि जो अमेरिकन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी कतर बहुत फंड करता है। सिंस जस्ट इन पास्ट 20 ईयर्स कतर ने करीब $10 बिलियन जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ग्रांट में और इसमें दिया है। $10 बिलियन सर यूनिवर्सिटीज़ को देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ से भी वो हमारे ऊपर प्रेशर डलवाते हैं। हमारा मतलब कहते हैं ना कि एक नाम खराब करना, कोई भी मतलब कोई काउ विजिलेंटे है, कोई एक ऑड इवेंट, अगर जो लॉ एंड ऑर्डर का बेसिकली मसला है, तो जो अमेरिका टेररिज्म को लॉ एंड ऑर्डर का मसला कहता था, वो कहीं एक्चुअल में जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई एक बंदे को कहीं किसी ने मार दिया, तो उसको जो है रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज,
इन बेसिस पे डिवाइड करके फिर उसको बिल्कुल अमेरिकन मीडिया में चला देते हैं, उसके ऊपर पेपर्स लिखने शुरू हो जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बैठ जाते हैं 5 साल की थीसिस लिखते हैं उसमें बैठ के। तो सर कतर ने सर एक्चुअली तो हमारे नाक में बहुत दम किया हुआ है पिछले 10-15 साल में। तो सर व्हाट शुड बी आवर आंसर? देखिए वैभव, ये डिफेंसिव ऑफेंस पे ये हम कई साल पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा जो हमने डिस्कस करा था पहले। देखिए ऐसा है कि कतर ने भारत में पीएफआई को फंड करा, किसी को भी फंड करा, आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग इस्लामिक कंट्रीज हैं, राइट, ये करते हैं ये। अब देखिए हमास के लिए बड़ा सपोर्ट है, ये बात तय है। कतर में भी है, कुवैत में भी है, सऊदी में भी है। अब इनसे पूछिए कि आपने कितने फिलिस्तीनियों को लिया? एक को भी नहीं। तो जॉर्डन ने मार के भगा दिया अपने यहाँ से। उसका कारण है ना, ब्लैक सितंबर का जो मामला हम डिस्कस करते हैं, जॉर्डन तो बेचारा, जॉर्डन तो जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला। आप डेनमार्क में, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, डेनमार्क में इन्होंने कई 100 फिलिस्तीनियंस को बोला कि हम तुम्हें सिटीजनशिप देते हैं, उसमें से 68% ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। फिलिस्तीनी किसी की सगे नहीं। मतलब ये जॉर्डन ने क्या बोला था 1969 में, 67 जब 6 डे वॉर हुआ था, तब जॉर्डन ने बोला कि जी आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, रहिए। जॉर्डन ने हर सहूलियत उनको फराम करी, उनके लिए अस्पताल बनवाए, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाए, बच्चों के लिए स्कूल, मसाजिद बने, वहां पे सब कुछ हुआ, क्लीन वाटर ड्रिंक। अब जो कर सकता था जॉर्डन ने करा। ये उसके राजा को निपटाने में लग गए। उसको ओवरथ्रो करने में लग गए। फिर जियाउल हक बीच में आए, फिर जियाउल हक ने निपटाया सबको, ब्रिगेडियर जियाउल हक ने मारा काट काट के। तो दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिफेंसिव ऑफेंस। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इंडिया नीड्स टू डू। कतर के पास अल जजीरा है, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, और इतने पैसे भी नहीं लगते भारत के लिए। इंडिया हैज गॉट मोर मनी देन कतर, India has got more money than Iran, India has got more money than Saudi Arabia, India has got more money than any other Muslim country on this world, on earth. ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है। ठीक है, जितना सऊदी ऑयल बेच के कमाता है उससे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर बेच के कमाते हैं एक साल में। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है? कतर का बयानिया इसलिए चलता है क्योंकि कतर ने ये रिकॉग्नाइज करा है कि बयानिया चलता कैसे है। ठीक है, और उसने इनको पाल पोस के बड़ा करा। आपको किसने रोका था कि आप ना करें ऐसा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या 10 अरब डॉलर, आपने 10 अरब की बात करी, क्या 10 अरब भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है? उससे ज्यादा तो मनरेगा में डाल देते हैं हम लोग सर। हम तो, और ये आम आदमी के लिए ठीक भी है मनरेगा। सर हम गरीब है बेचारा। सर हम तो 30-40 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर हम सब्सिडीज देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सोचिए, भारत को यह चाहिए कि एक ग्लोबल न्यूज नेटवर्क, राइट, जिसमें टेलीविजन हो, जिसमें डिजिटल हो, जिसमें न्यूज़पेपर हो, जिसमें मैगजीन्स हो। ये सब चीजें भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहली चीज, राइट। इट कैन बी अ प्राइवेट एंटिटी फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इट हैज टू बी मॉडर्न। सर 4-5 साल से तो सर हम ये बात हमें लगता है कि 4-5 हज़ार बार बोल चुके हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हमारे आपके जीते जी ये हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा, मुझे लगता है हो जाएगा, हमारे जीते जरूर हो गया। एक तो हमें ये चाहिए, दूसरी चीज ये है कि यार आप देखो, आपको अगर पैसा देना है यूनिवर्सिटीज को तो आप दे दो, आपको रोका किसने है? ठीक है, वो तो बैठे हैं हार्वर्ड में। आपको क्या लगता है कि ये प्रो हमास रैली ये कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से क्यों निकल रही है? भाई गुड़ है, जितना डालोगे उतना मीठा होगा, बहुत गुड़ डालोगे बहुत मीठा हो जाएगा। अगर यही चीज इजराइल पैसे दे रहा होता यूनिवर्सिटीज को तो प्रो इजराइल रैली निकल रही होती, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट वाला पूरा इकोसिस्टम है ना, आप देखिए खालिस्तानी कैसा करते हैं, नार्को टेरर का पैसा है खालिस्तानियों को। अब इसमें से 70% खालिस्तानी तो उबर चलाते हैं, या इनका टैक्सी टूक्सी या ऐसा कुछ काम है, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड पीपल। और क्या करेंगे बेचारे। मैं टैक्सी चलाना गलत काम नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खालिस्तानी ऐसा करते हैं। तो जब वो इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करता है तो एक दिन की दिहाड़ी जाती है उसकी, तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ये जितने भी खालिस्तानी आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये तो सब फंडेड है। बिना पैसे के कौन आता है ऐसे? बिना पैसे के कोई नहीं आता। या फिर रेफरेंडम, somebody must be paying money. If you pay money, it will happen. So you have to find the money and pay for it, and we have enough and more money. देखिए, दो चीजें जो हम हर समय बात करते हैं ना वैभव, हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की।
भारत में कैपेबिलिटी है, इंटेंट नहीं है। हमारी सलाहियत है, हमारी नीयत नहीं है। जिस दिन भारत की नीयत हो गई, कतर फतर तो सब किसी खाते में नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर ये बात अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, और देखिए आपने बोला कि ये ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क है जो आप खड़ा करेंगे, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और अदानी साहब आप काम पे लग जाओ। अदानी के पास इतना पैसा है, अदानी एक चेक काटेगा और अदानी बोलेगा धन्यवाद, कैरी ऑन। चाइना ने क्या करा, हॉलीवुड में इतने प्रोडक्शन, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो जैकी चैन और एक वो ब्लैक एक्टर था ना, वो क्रिस टकर, आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। वो इट वाज एक्शन कॉमेडी। एक्शन कॉमेडी। आप एक चाइनीज को लेकर आए, आपने एक चाइनीज को दिखाया कि ही इज वेरी गुड एंड ही इज वेरी दिस थिंग सॉलिड, और बाप की बड़ी इज्जत करता है, बाप का बदला लेने आया था यहाँ पे, लेकिन डिसिप्लिन में रहता है। चाइनीज ऐसे होते हैं। तो आपने एक दुनिया भर में एक माहौल बना दिया चाइनीज के। आपको एक काम करना पड़ेगा, ये IW है, all this is under the purview of IW. So does India need a global news platform? Definitely. Does India need to fund research? आज आप कश्मीर के ऊपर देखिए तो 90% of the things that you get are funded by some other party, funded by China. पाकिस्तान तो क्या ही फंड करेगा बेचारा। लेकिन आपने देखिए, गोस्ट राइटर्स होते हैं, गोस्ट राइटर लेगा आपको $40-50,000, 6 महीने के अंदर आपके लिए किताब लिख देगा, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का टिकट लेगा, आएगा कश्मीर में जाएगा, आपके लिए किताब लिखेगा, पेंगुइन छाप देगी, कहानी खत्म, एक किताब डन। पैरेलली आप 10 किताबें लिखवाइए ना, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंसेस ये लिख रहा है, आपने फंड करा, आपके हिसाब से कोई पेंगुइन से छप रहा है, कोई इससे छप रहा है, कोई इससे छप रहा है, आपकी 10 किताबें आ गई इंडिया का नैरेटिव लेके। दैट्स इट। कौन आपको रोक रहा है कि जहां पे आप इन्फ्लुएंस करना चाहें, अगर वो डेमोक्रेसी है, वहां पे अपना रेडियो स्टेशन आप ना डालें? आपको कौन रोक रहा है? किसी ने आपको रोका। देखिए वही बात है, इंडिया में कैपेबिलिटी है, बिकॉज व्हेन आई से कैपेबिलिटी इट मींस द एबिलिटी टू साइन अ बिग चेक। द एबिलिटी टू साइन अ बिग चेक, वी हैव दैट एबिलिटी, वी हैव अ वेरी बिग चेक बुक, ठीक है, $8-10 अरब, मतलब इट्स, और कतर से कहीं ज्यादा पैसा है भारत के पास। कतर का इंटेंट है, हमारा इंटेंट नहीं है। यही जिस दिन इंटेंट आ जाएगा, ये सब चीजें वेरी माइनर यार, वेरी माइनर। इंडिया हैज द कैपेबिलिटी दैट 2 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 2 साल के अंदर भारत अल जजीरा का बाप खड़ा कर सकता है। अल जजीरा को पता नहीं लगेगा रॉकेट कहां से गया और कहां से निकला। आपको क्या चाहिए? आपको मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, चेकबुक से आती है। आपको तगड़े से तगड़ा एंकर चाहिए, चेकबुक से आता है, ठीक है। आपको चेक साइन करने हैं बस, बाकी महल खड़ा हो जाता है अपने आप। कुछ नहीं चाहिए आपको इंटेंट चाहिए और पैसा चाहिए। कैपेबिलिटी में पैसा आ गया, इंटेंट आपकी सोच है। आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ब्रसल्स है जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट है, ठीक है। आप ब्रसल्स में स्टूडियो, आपका इटली में स्टूडियो, आपका फ्रांस में स्टूडियो, आपका लंदन में स्टूडियो, आपका और स्पेन में स्टूडियो, 4-5 आपने, आपका दुबई में स्टूडियो, आपका इंडिया में स्टूडियो। आपने दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं आपने, और लोकल से आपने वही इंग्लिश न्यूज़, ये वो फलाना आपने करा। एक आपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। ये सारा का सारा काम 8 से लेकर 10 महीने में कंप्लीट हो सकता है। आप जितनी जल्दी चेक काटेंगे, उतनी जल्दी चीज़ होगी। और आपको इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इज अवेलेबल, आपने लीज साइन करी, आपने उसके अंदर प्रोजेक्ट करवाया, HR ने लोग हायर करे, फटाफट ऑन एयर, कट, और धीरे धीरे आप उसको रिफाइन कर सकते हैं। इट विल टेक 1.5 years टू फाइनली, इसलिए मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस करिए, तब ऐप आपका बन रहा है, आप डिजिटल पे जाइए, आपकी मैगजीन छप रही है, डिजिटल, कहानी खत्म यार, व्हाट्स द बिग डील। बट यू मस्ट हैव द इंटेंट टू डू, यू हैव टू ड्राइव इट एवरी डे। कोई ऐसा बंदा हो जो बोले कि नहीं हमें चाहिए, मुझे अल जजीरा का बाप चाहिए, मुझे BBC का। BBC किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड्स इट, है ना। CNN है, फॉक्स न्यूज अमेरिका के पास है, करेक्ट। आपको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए अपने पास। अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है वैभव? IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कौन है? अमेरिका के तो पिट्ठू हैं सबके सब, तो ठीक है। FATF, ज्यादा बोला FATF में डाल देंगे बस। आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन आपके पास नहीं है? ये आपको एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाना पड़ेगा मीडिया का, जिसको पता लगेगा कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स, कनॉट प्लेस में बड़ी सी शाइनी बिल्डिंग, 1 million square feet, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस। और वहां पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे, और इंडिया में भी हर जगह है। यू सी, वॉइस ऑफ अमेरिका इज अ बोनाफाइड CIA प्लेटफॉर्म। Yes. बस
वो इन्वेस्ट करते हैं, हम मीडिया में इन्वेस्ट नहीं करते। सर उन्होंने तो पश्तो के, सिंधी के, उर्दू के, मतलब और हमारी अपनी खुद की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके सर जर्नलिस्ट 25-25 साल से हायर किए हुए हैं, जिनको वो सिर्फ सैलरी दे रहे हैं। मतलब कोई चैनल वो चल नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा उस चैनल को, लेकिन वो 25 साल से रिपोर्टर से। देखो वो तो एसेट होता है ना, वो आपका स्लीपर सेल है। आपने एक फोन करा, एक्टिव हो गया वो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वैभव। आपको पाकिस्तान के अंदर करना है, ठीक है, आप दुबई में या कहीं भी आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे, दुनिया भर के दुबई में भरे हुए हैं, ठीक है। आप दुबई से बात करिए, वहाँ पे रेडियो स्टेशन करिए, पश्तो की सर्विसेज, क्या दिक्कत है? आजकल तो रेडियो ऐप पे आता है ना, रेडियो ऐप पे आता है, पाकिस्तान में भी आता है। एंड ऑफ स्टोरी। यू कैन हैव अ पश्तो सर्विस, यू कैन हैव अ बलोच सर्विस, यू कैन हैव अ सिंधी सर्विस, यू कैन हैव अ बाल्टी सर्विस, यू कैन हैव अ कश्मीरी सर्विस, यू कैन हैव अ पंजाबी सर्विस। आपको जो करना है बंदे हायर करो, 15-15 बंदे एक एक कौम के पाकिस्तान के अंदर जितने भी हैं। सिर्फ आपको चेकबुक चाहिए और आपको विजन चाहिए कि मुझे ये करना है। आप ताइवान में बैठ के चाइनीज रेडियो चला दो यार, भाई आप कुछ भी नाम दे दो उसको, राइट, और डेली वहां पे बगल में ताइवान, बीम करो चाइना के अंदर, देखते हैं चाइना क्या करता है, मजा आ जाएगा। यू डू इट यार। सर इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम बात करते हैं आउटसाइड जो भी इन्फ्लुएंस होता है, तो ये तो कंट्रीज करती हैं, और हमको उसको लेकर कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि यार वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी पाकिस्तानी एटीट्यूड कि वो हमारे साथ कर रहे हैं, साजिश का अर्दी है। हाँ, साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। तो वो साजिश जो है कि वो तो करेंगे, लेकिन सर हमारा एक ये कहीं ना कहीं, चाहे कतर हो चाहे ये हमास वाला हो, मैं आज देख रहा था प्रियंका गांधी का ट्वीट था, और उन्होंने एक गांधी का कोटेशन दी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो और हम ये बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि इंडिया ने जो है एब्सटेन किया, एंड इंडिया डिड नॉट स्टैंड विद हमास, ठीक है, या फिलिस्तीन कह देते हैं। तो सर ये नेहरूवियन जो हैंगओवर है हमारा, जो अप्रोच हमारी फॉरेन पॉलिसी का, चीज़ों का, बहुत चीज़ें बेटर हुई हैं पहले से, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं सर वो हैंगओवर है अभी हमारी सर्विसेज में, हमारी जो हमारा अप्रोच है, जो गवर्नमेंट का अप्रोच होता है, जो सरकारी अप्रोच जो होता है। ये किसी का अप्रोच नहीं है वैभव, ठीक है। दूसरी, जहाँ पे प्रियंका गांधी की बात है, तो आप चुनाव जीत के आप पॉलिसी बदल देना। अच्छा, इनको पॉलिसी भी बदलनी है, इनको चुनाव भी नहीं जीतना, अब दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आप ले आओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, आप हमास का यहाँ पे एम्बेसी खुलवा दो दिल्ली में, भाई आप प्रधानमंत्री बन जाओ, अपने भाई को बनवा दो, लेकिन यू हैव टू विन सीट्स इन पार्लियामेंट। आप 300 सीट ले आओ, आप बना दो यार। फिलिस्तीन की तो है ना एम्बेसी यहाँ पे। फिलिस्तीन का मैं तो बंद करो, फिलिस्तीन की एम्बेसी। मैं बताता हूँ, देखो ये लार्जली हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ वॉइसेस निकली, पर ऐसा कोई लार्ज स्केल मुस्लिम्स ने इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं करा, लार्ज स्केल नहीं करा। यहाँ पे प्रोटेस्ट कुट 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 हम सुनते हैं, ये कर दिया, किसी ने ये बोल दिया। देखिए ऐसा है ना कि दिस इज ऑल अपीजमेंट पॉलिटिक्स। सर ओवैसी की रैली बहुत बड़ी थी। नहीं ठीक, देखो यार, ओवैसी की 1.5 सीटें हैं लोकसभा में, और हिंदुस्तान में लोग फारे गए यार, चाहे हिंदू मुसलमान सब फ्री बैठे हैं। यहाँ पे आप रैली करो, 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी रैली में करीब 200-300 लोग तो मेरी रैली में आ जाएंगे, इतने लाखों नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सब फ्री बैठे हुए हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 200-300 तो मैं बुला लूंगा, आप ज्यादा बुला लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी तरीके से नेहरूवियन बात नहीं है, दिस इज अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इनको ऐसा लगता है कि भारत का मुसलमान ये सुनना चाहता है, इनको लगता है कि हमास और जो इजराइल के बीच में लड़ाई है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगी 2024 के चुनाव में, जहां पे हम ये कहेंगे, हम यानी कि प्रियंका गांधी एटसेट्रा, कि भाई वो खड़े हैं हमास के साथ। सर ये सऊदी अरब ने, यूएई ने, कुवैत ने, किसी ने कंडेम नहीं किया इजराइल को। हाँ। तो हमसे क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम करें? देखिए मैं बता रहा हूं, वो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं यार, सऊदी अरब वाले, वो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिल फिलिस्तीन के साथ धड़कता है। हाँ। लेकिन फिलिस्तीन उनकी शहरक नहीं है, शहरक नहीं है। हाँ, वो इमोशनल नहीं होता। वो कहता है धड़कता है, ट्विटर पे धड़कता है, इंस्टाग्राम पे धड़कता है, यूट्यूब पे धड़कता है, टीवी पे धड़कता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे साहब एक फिलिस्तीनी को अपने अंदर ले लो ना, इतना नहीं धड़कता, कम धड़कता है, ज्यादा नहीं धड़कता, ज्यादा मत धड़काओ। देखो दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल यार। ये जिसको हम लोग कहते हैं ना गल्ले पे बैठे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, ये इस टाइप के नहीं है कि फालतू की इमोशनलिज्म में ये सब, दे डोंट बिलीव इन इट यार। सऊदी, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुई? हल्की सी प्रोटेस्ट हुई, बंद। यूएई में हल्की सी प्रोटेस्ट हुई, बंद। क्यों नहीं हो रही मुस्लिम कंट्रीज में प्रोटेस्ट? आपको पता है
बिकॉज द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट इज इसेंशियली अ डेमोक्रेटिक कल्चर. ये डेमोक्रेसी है नहीं वहां पे. अब शेख को क्या लगता है? शेख कहता है कि चलो लोग चाहते हैं प्रोटेस्ट करना, आज प्रोटेस्ट करेगा इजराइल के खिलाफ. सर हमारे यहाँ तो सर शहरों में लोकेशंस फाइनलाइज्ड हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो ये जगह है. हाँ. जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है. हाँ. आप बिहार पटना चले जाइए, वहाँ गांधी मैदान है. हाँ. तो इस टाइप से मतलब अलग अलग शहरों में एक जगह है. नहीं, बिल्कुल निर्धारित जगह होती है कि आप करिए. शिवाजी मैदान मुंबई में है, शिवाजी मैदान में कर दिया. नहीं, इसमें देखिए व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट वैभव वाज दैट यार, अगर शेख कह देता है, अगर सऊदी अरब में शेख कह देता है कि भाई आप प्रोटेस्ट करो इजराइल के खिलाफ, 10,000 की भीड़ आ गई, वो नहीं करवा रहे. क्यों नहीं करवा रहे वो? क्योंकि अगला प्रोटेस्ट ये होगा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए. अरब स्प्रिंग पूरा नाउ यू हैव पिनपॉइंटेड इट. अरब स्प्रिंग क्या है? तहरीर स्क्वायर. तहरीर स्क्वायर. तो नोबडी वांट्स अरब स्प्रिंग 2.0. नोबडी वांट्स इट. इसलिए आप देखेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में प्रोटेस्ट नहीं हो रही. जो भी प्रोटेस्ट हो रही है वो गोरे देशों में हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में. ठीक है, शेख मना कर, शेख कहता है ऊंट से नीचे उतर के खड़ा हो जा. प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ऊंट पे नहीं चढ़ेगा, खजूर शेख खाएगा. ये क्लियर है. देखो, दे आर वेरी क्लियर. दुबई, पैसे की कमी है दुबई में. दुबई में आप प्रोटेस्ट करवा लो. एक मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट मत करो, फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पे खड़े हो जाओ. ना मार के पुलिस ने सुअर बना दिया. सर 370 हटा था तो कुछ पाकिस्तानी गए थे ना यूएई में प्रोटेस्ट करने के लिए. कुवैत में गए थे. इतना मारा कुवैत ने, पाकिस्तानी भूल गए कि 370 और 371 में क्या फर्क है. तो ये दे विल नेवर परमिट यार, दे विल नॉट परमिट. क्योंकि यू कैनॉट. देखो, शेख है ना ऊपर बैठा हुआ, वो माई बाप है मुल्क का. आपने एक प्रोटेस्ट करा, फिर आप कहोगे चस्का लग गया आपको प्रोटेस्ट का, आपको फ्रीडम का, आपको लोकतंत्र का चस्का लग गया. एक बार आपको चस्का लग गया ना बॉस, फिर उसके बाद आप तो नहीं छोड़ोगे, आप तो निपटाओगे. तो इससे बड़ा डर है. तो जितने भी प्रोटेस्ट हैं, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, वो न्यूयॉर्क में होंगे, वो यूके में होंगे, है ना, ये यूरोपियन कैपिटल्स में होंगे. ठीक है, यहाँ पे भी इक्के दुक्कों के मन में ये लेफ्ट लिबरल ये हुआ, कल उनको कूटा गया, फिर ये सब होंगे. अच्छा सर, ये जितने भी हमारे यहाँ से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे अगर किसी से पूछ लेंगे तो कि ये जितने भी जाते हैं वहाँ पे काम करने, ये दुबई जाते हैं काम करने, कुवैत जाते हैं, ओमान जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, इजिप्ट भी जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जाते हैं काम करने. इनमें से कोई फिलिस्तीन नहीं जाता क्योंकि फिलिस्तीन में एक ही इंडस्ट्री है, दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है. देखिए, मैं यही तो पाकिस्तानियों को कहता हूँ. पाकिस्तानी कहते हैं कि टीवी में आ रहा, तो मैंने पूछा उनसे, तो कह रहे हैं साहब हम जाके जिहाद लड़ेंगे, बस हमें सरकार की परमिशन मिल जाएगी. तो मैंने बोला जब तुम झूठा वीजा बना के तुम उस नाव में जाते हो ग्रीस, जब तुम्हारी नाव डूब के 300-400 निपट जाते हैं, ये तुम सरकार से परमिशन लेके जाते हो. 75-76 साल में जब से पाकिस्तान बना है, तब से पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में पहुंच गए, अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाए. इनको 76 साल लग गए, इनको गाजा मिल नहीं रहा इनके मैप में. कहाँ है? अरे परमिशन क्यों चाहिए यार? तुम झूठ बोल के इंग्लैंड घुस गए, तुम झूठ बोल के कनाडा घुस गए, झूठ बोल के गाजा में घुस जाओ. सर इराक पहुंच ही गए थे, सीरिया पहुंच गए थे, फिलिस्तीन क्या है मतलब? अच्छा, इराक और सीरिया क्या मतलब सरकार से नवाज शरीफ से लेटर लिखवा के गए थे? ये ऐसी, देखिए, ये अलग अलग ये झूठी बातें हैं सब के सब. और जो इंडिया है ना, यहाँ पे भी जो लोग हैं, इंडिया में भी लोग ना बहुत ज़्यादा इस फिलिस्तीन वाले मामले को ये कह रहे हैं ना, दे डोंट नो द हिस्ट्री. इनको तारीख नहीं पता, इतिहास नहीं पता. तो ठीक है, बट इंडिया में मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी सपोर्ट करते हैं, इनको यहाँ की तारीख नहीं पता. हाँ, तो वहाँ की तारीख क्या बताओगे? यहाँ पे जो है, जो चीज आंखों से दिख रही होती है कि मंदिर है, कहते हैं ये फाउंटेन है, फवारा बता देते हैं, शिवलिंग को फवारा बता देंगे. मैं कह रहा हूँ चलो फवारा, आपको फवारा पसंद है, फवारा. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आप सपोर्ट करो, आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करो, बिल्कुल करो. मैं तो कह रहा हूँ आप हमास को सपोर्ट करो, आप अलकायदा को सपोर्ट करो, आप इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करो. ठीक है, एक बार किसी भी शेख के मुल्क में एक झंडा लेके, आई सपोर्ट का झंडा, हमास का जो फ्लैग है उनका, लेके दुबई में खड़े हो जाओ. एक बंदा, प्रोटेस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं, बस मेन जो सर्कल है वहां पे खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए. मैं मान जाऊंगा, मैं पैसे देने को तैयार हूं. तुम एक बार खड़े होकर दिखाओ. शेख दुआ देती, शेख पैसा नहीं देती है. शेख बड़ा तगड़ा होती. सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम ईरान को देखें तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हम पूरे मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि ईरान ने सर पिछले 20-25-30 सालों में बहुत गेन किया है अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में. ओनली शिया कंट्री
और धीरे धीरे आज के डेट में आधे से ज़्यादा इराक मतलब ईरान से ही गवर्न होता है। वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी वो डिसाइड करते हैं, पुलिस वाले भी उनके हैं, सब कुछ उनका है। उसके बाद हम देखते हैं लेबनान को एक तरीके से वो मतलब हिजबुल्लाह के थ्रू रन कर रहे हैं। पूरा लेबनान इज बीइंग रन बाय ईरान, और हसन नसरल्ला भी वहीं रहता है हिजबुल्लाह का, वो ईरान में नहीं रहता। और वहां से बैठ के वो पूरा गवर्न कर रहा है लेबनान। एक और कंट्री उन्होंने कंट्रोल कर ली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमास और ये जो सुन्नी अरब कंट्रीज थी उनके इन्फ्लुएंस में हुआ करते थे, वो आज की डेट में ईरान से गवर्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया। हाँ, तो अब हम अगर देखें तो ये सारी जो अरब कंट्रीज हैं जिनके पास इतना पैसा है, और मतलब ईरान के पास पैसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बट ईरान के पास मतलब कंपेयर करें सऊदी अरेबिया से तो सऊदी अरेबिया के पास बहुत ज़्यादा है। और जो ईरान का जो विजन है कि, और ईरान के तो वो खुमैनी ने तो स्टेटमेंट दी हुई है कि हम मक्का और मदीना की जो 2 मस्जिदें हैं कि हम इनको छोड़ के पूरा सऊदी अरब उड़ा देंगे। नहीं, वो ऑन द रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। आप कह देंगे हम कह देंगे तो मसला हो जाएगा, लेकिन वो कह सकते हैं, उन्होंने कहा। तो उनका ये है कि हमको ये सऊदी अरब रिक्लेम करना, जो उनका विजन है ईरान का। एंड वो 1 स्टेप एट ए टाइम धीरे धीरे करके अभी यहां तक पहुंच गए हैं, हमास तक। तो अगर हम देखें सर तो इन कमिंग टाइम्स, तो साउथ में अगर देखें सऊदी अरेबिया के तो हुथीस को कंट्रोल कर रहे हैं वो यमन में, और उनके थ्रू उन्होंने अरामको के ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स भी फायर कराए। तो डू यू सी दिस कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब? बिकॉज अगर आप लैंड एरिया देखें, दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों के पास पैसा है। ईरान का एडवांटेज ये है कि उनकी जो फौज है उसने जंगें लड़ी हैं। सऊदी अरबिया वालों ने तो कोई जंगें नहीं लड़ी, तो पैसा देते हैं कि अमेरिका को दे दिया, कभी पाकिस्तानियों को दे दिया, कभी फ्रेंच को दे दिया, वो आकर के उनके लिए लड़ते हैं। सऊदीज तो नहीं लड़ते। तो और ईरान के अंदर जो मोटिवेशन है ना, वो एक थोड़ा एक रिलीजियस स्पिरिचुअल किस्म का मोटिवेशन है उनका वॉर का। जब सद्दाम हुसैन से भी उनकी लड़ाई हुई तो सद्दाम हुसैन की आर्मी वाज द लार्जेस्ट आर्मी इन द मिडिल ईस्ट। कुछ 10-12 लाख सोल्जर्स थे उसके पास आर्मी में, एंड ईरान वालों ने उसको भी ठोक दिया था। तो और अमेरिकन सपोर्ट के बावजूद ठोक दिया था। तो सर डू यू सी कि अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ी एंड ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए सऊदी और ईरान, जो कि आना है, इनएविटेबल है, तो सर उसके जो सर उसका आपका मतलब वो कितना डेवास्टेटिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली उसके रिपल इफेक्ट्स हमारे यहाँ पे हमारे रीजन में भी आएंगे? बिकॉज सर वो जो डिवीजन है ना, वो डिवीजन हमारे यहाँ पे भी है। लॉयलिस्ट जो स्पिरिचुअल लॉयल्टी हम कह लेते हैं, कुछ की उधर भी है और कुछ की इधर भी है। 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। ईरान शिया मेजॉरिटी है, इराक भी शिया मेजॉरिटी है। इराक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है शिया, एंड जब सद्दाम की सरकार गिरी थी, एक इराक की बदकिस्मती रही है कि कई 100 सालों से इंस्पाइट ऑफ बीइंग शिया मेजॉरिटी उनका कोई रूलर शिया नहीं था। उनके रूलर सुन्नी थे। ये सब गिरने गुरने के बाद, ये सब जब ड्रामा हुआ वहाँ पे, उसके बाद फिर वापस शिया। तो दैट इज़ वाई ईरान हैज़ कंट्रोल। इसमें अब 2 चीज़ें हैं वैभव, थोड़ा सा डिटेल में चाहूँगा मैं जाना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट यू चूज़न। ये देखिए ना, ये जब ईरान इंटरफियर करता है लेबनान में, या ईरान इंटरफियर करता है फिलिस्तीन में, या ईरान इंटरफियर करता है, आपने देखा ईरान के साथ 2 मुस्लिम देशों के बॉर्डर हैं, ईरान उधर इंटरफियर नहीं करता। ईरान पाकिस्तान में इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है, ईरान अफगानिस्तान में इंटरफियर नहीं करेगा। देखिए ईरान चंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए चंट है, ईरान को ये पता है कि यार देखो, दूर तक बम फेंको कि आग वहीं पर लगे, अपने मुल्क में ना आ गए। उनको पता है कि पाकिस्तानी भी दुनिया भर के पागल हैं वहाँ पे। इफ दे इंटरफियर इन पाकिस्तान, इट विल हैव अ ब्लो बैक इफेक्ट। तालिबान तो अलग ही लेवल के पागल हैं। तो बोला कि साहब तालिबान के साथ अब अगर आप कुछ 3-5 करोगे, इट विल हैव अ ब्लो बैक इनटू ईरान। तो आप मनी ऑर्डर इकोनॉमी चला रहे हैं, यहाँ से मनी ऑर्डर भेजा। और तालिबान का जो देवबंदी सुन्नीस है, वो उनके बेस्ट फ्रेंड है ईरान वालों। हाँ, बस देखो, तो यार ये चीज़ है। अब क्या होता है कि ग्लोबल डायनेमिक्स बदल रही हैं। कल अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट, अरब स्टेट्स का और ईरान का, लेट मी टेल यू दैट अगर ईरान इज स्टूपिड इनफ टू डू दिस, ईरान विल लूज। ईरान हार जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि अरब स्टेट्स के साथ अमेरिका की दुश्मनी नहीं है। अरब स्टेट्स के साथ अमेरिका की दुश्मनी नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अरब स्टेट्स के साथ दुश्मनी नहीं है। उनकी दुश्मनी ईरान के साथ है, और ईरान ने अपनी हरकतों की वजह से बहुत दुश्मन पाल लिया, ठीक है।
ईरानियन होना कोई फख्र की बात नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि जो तेहरान में मौलाना बैठे हैं उनके पागल हैं एकदम बिल्कुल। दे एक बच्ची को मार दिया, उसने हिजाब नहीं पहना था, वो 16 साल की बच्ची, उसको कोमा हो गया, शायद मर आ गई वो। सो दैट इज देयर माइंडसेट। अच्छा, क्या जुल्म इंडिया में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हर एक मुल्क में होता है, इंडिया में भी होता है। पर क्या इंडिया में गवर्नमेंट सैंक्शन जुल्म होता है? नो। सरकार नहीं बोलती कि तुम ये करो, लोग करते हैं, फिर सरकार हरकत में आती है। हो सकता है कभी सरकार इफेक्टिव हो, कभी होता है सरकार इफेक्टिव ना हो, वो अलग बात है। लेकिन सरकार, मोदी जी ये नहीं कहते कि तुम जाके गलत काम करो, ठीक है, वो बात की बात है। वहां पे उनका जो है खुमैनी, वो कहता है तुम गलत काम करो, तो ये फर्क है। हाँ, दूसरी चीज, ये जो पूरा शिया सुन्नी डिवाइड है ना, इनके बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि तुम भी मानते हो यहूदी वाजिबुल कत्ल है, हम भी मानते हैं यहूदी वाजिब, पहले इसको निपटाते हैं, बाद में अपना देख लेंगे, है ना। इनको निपटाते हैं पहले, बाद में आपस में देख लेंगे। नॉट रियलाइजिंग दैट द गारंटी ऑफ इजराइल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एग्जिस्टेंस इज टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज की तारीख में आधे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जो आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, दैट इज मेड इन इजराइल। भाई, आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, आज पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारे पास एटम बम है, एटम बम बनाया है किसने? यहूदी था वो। और यही गाली यहूदियों को फेसबुक पे देते हैं। यहूदी, फेसबुक जुकरबर्ग है, वो भी यहूदी है। आप स्टारबक्स में कॉफी पिए, आप यहूदी की कॉफी पी रहे हैं। इनको नहीं पता ये सब चीजें। तो एवरीथिंग दैट वी यूज इवन इन दिस ऑफिस, यहां पे there is some contribution of some Jew. He might be sitting in Israel or the United States of America, doesn't matter. There is some contribution. So Israel is a very very important country. लेकिन ये अब इसके, अच्छा, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, उनका क्लाउड कहां से आता है? ऑयल से। ऑयल के अलावा तो कुछ नहीं है। दुबई में टूरिज्म है, ये सब। दुबई के पास तो ऑयल है नहीं ज्यादा, बट दुबई का पैसा भी ऑयल से नहीं आता। बट दुबई के रूलर्स हैं, एंड इवन MBS, आई मस्ट अप्रिशिएट मोहम्मद बिन सलमान। He's a very forward-looking person. He is a guy who can look 50, 100 years in the future. There are very few people like that. सर, वो उसका रीजन हो है ना कि he is the only prince in the Saudi royal family जो कभी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ा नहीं। His entire education from nursery to university is done inside Saudi Arabia. Inside Saudi Arabia. हाँ, तो अगर वो चला गया होता हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, इमरान खान बन के निकलता। इमरान खान बन के निकलता। अच्छा, तो ये जो है ना, ये बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग आदमी है ये मोहम्मद बिन सलमान। ऑल्सो द रूलर्स ऑफ दुबई एंड कुवैत एंड ऑल दैट ना, ये बड़े सॉर्टेड लोग हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको ना कि ये इनका जो टोटल इंटेंट है, अब ये नियम बना रहा है। इट्स ऑल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, क्यों बना रहा है नियम, क्यों बना रहा है? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो तेल के रिजर्व्स, आपको पता है कि 20-30 साल के बाद वो नहीं रहेंगे जो आज हैं। आज की तारीख में वैभव, थोड़ी सी फनी बात बोलूंगा मैं, लेकिन सच है यार, आई बिलीव इट टू बी ट्रू। आज की तारीख में आपको गाड़ियां मिल रही हैं जो कि 500 किलोमीटर एक चार्ज में चल रही हैं, ठीक है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, US, चाइना, खासतौर से चाइना, जितना अरबों डॉलर इसकी रिसर्च में डाल रहा है, इजरायली भी डाल रहे हैं पैसा। चाइना सिर्फ पैसा डाल रहा है, चाइना के पास दिमाग तो है नहीं। वो तो खैर इजरायली बनाएंगे, चाइना चोरी कर लेगा, ठीक है, लेकिन इजरायली एक्चुअली उसमें दिमाग डाल रहे हैं, यहूदी दिमाग डाल रहा है उसके ऊपर। जिस दिन आपके पास ऐसी कार आ गई वैभव, जो 15-20 मिनट में चार्ज हो जाए और 2000 किलोमीटर चले, 3000 किलोमीटर एक चार्ज में चले, ठीक है, शेख ऊंट से उतर जाएगा। ये पावर कहां से आता है? ये जो कतर कहता है ना कि 8 लोगों को हमने सजाए मौत सुना दी, ये कतर वॉज द कोस्टल एरियाज ऑफ कतर वर एसेंशियली फिशिंग विलेजेस। ये इनके पास जब ओमान क्या था, मछुआरे थे सारे, मछुआरे थे। इनके पास तो था नहीं कुछ, गड़ियारे थे, मछुआरे थे। ये अंदर जाके बेडोइन है, बेडोइन क्या ऑल ये चरवाहे थे। जब इनके पास तेल निकला, तब थोड़ा चमड़ी में इनके जिल्द में खुश्की आई थोड़ी सी, बोला कि अब ठीक है, मॉइस्चर आ गया थोड़ा। वो भी अंग्रेज ना के बताया कि जिससे बैठे उसके नीचे तेल है। इनको नहीं पता था तेल है। उसने बोला अभी भी क्या निकलती, पूरा तेल चलती है। तो तेल निकाला उसने। अब क्या हो रहा है कि ये जो तेल है, दे हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। कतर इज डिपेंडेंट, कुवैत इज डिपेंडेंट, सऊदी अरेबिया का जो रूलर है, ही इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग गाय, मोहम्मद बिन सलमान। ही इज थिंकिंग दैट हाउ टू गेट ऑफ ऑयल, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट। वो मैच्योर आदमी है। लेकिन 70-80% of the Muslim countries who are dependent on oil, they think it will last forever. मैं बता रहा हूं, जिस दिन you want a permanent इलाज to Hamas and Hezbollah, you want a permanent इलाज to non-funding of PFI,
एंड वो 40,000 करोड़, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाओ जो 3 से लेकर 5,000 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है और 15 मिनट में चार्ज हो जाती है घर के आगे, फिर देखना मजे। ऑयल मार्केट्स विल क्रैश इट, क्योंकि अभी पीपल आर ऑलरेडी सेइंग दैट यार ये जो जहाज है ना इसमें 5 लोग बैठते हैं और ये 2 घंटे की उड़ान उड़ सकता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, ऐसा तो होगा ना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कि ये बढ़ेगा। ठीक है, आपने पुरानी फोटोज देखी जहां पे देखते थे पूरा एक कमरा था और उसमें ½ GB की मेमोरी थी और पूरा एक कंप्यूटर आता था। आज ये जो फोन है इसमें कितनी GB की मेमोरी है? 512 बस एक फोन में। और ये कितने में हुआ है? 30 साल में हो गया ना। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि 5-10 साल में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जहाज होंगे जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी से चलेंगे, आपके पास और चीजें होंगी जिसमें आपको तेल की जरूरत नहीं होगी। फिर शेख ऊंट से उतरेगा और तब शेख बोलेगा कि पैसे, हिजबुल्लाह वाला बोलेगा कि शेख साहब खजूर, वो बोलेगा हम खजूर खुद खाती, तुम्हें नहीं देती, है ही नहीं हमारे पास खजूर यार। तो ये जो कतर वतर ये जो है ना, ये सब जो करते हैं, दिस ऑल विल गो डाउन विथ द राइज ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल, क्योंकि ये फ्यूल देयर, द फ्यूल इज फ्यूलिंग एक्सट्रीमिज्म। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, इन्होंने तो मैं बता रहा हूं, इन्होंने इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है एंड ऑल बाय ऑयल कि कल अगर ऑल्टरनेट आ गया ऑयल का तो ऑयल मार्केट्स क्रैश करेंगे ही करेंगे। ये वापस ना गड़ियारे बन जाए, बोले यही ठीक है, घास उगाती हम घास चराती, है ही नहीं कुछ। दुबई स्मार्ट, दुबई ने बोला तेल वेल छोड़ो यार, रिटेल फाइनेंशियल हब। MBS स्मार्ट, MBS ने बोला यार तेल वेल ठीक है जो आता है, लेकिन ये बनाओ, टूरिज्म बनाओ, ये करो, बॉलीवुड को लेकर आओ, सलमान चले गए वहां पे, है ना। अब इट्स बिकम अ बिग दिस थिंग, एंटरटेनमेंट। सर हमारे यहाँ जो बॉलीवुड वाले, इनको तो वो कान पकड़ के लेके जा सकते हैं, मतलब पैसा ही तो इनका दीन ईमान तो पैसा ही है ना सारा। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान खान अगर पैसे कमा रहा है गलत कर रहा है, वो उसका काम है यार, वो कमाएगा अपने। ठीक है, उसको कौन सा सरकार से पेंशन मिलने वाली है 20 साल के, उसको तो अपने घर परिवार का खर्चा देखना ही, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे विल गेट टॉम क्रूज, दे विल गेट ब्रैड पिट, दे विल गेट एवरीबडी एंड दिल से कि भैया आओ यहाँ पे एंजॉय इन सऊदी अरेबिया। पैसा कैसे कमाएगा सऊदी अरेबिया? सेब तो उगा नहीं सकता, खेती तो होती नहीं इतनी ज्यादा सऊदी अरेबिया में, फिर करेगा क्या सऊदी अरेबिया? तो ये जो दिमाग है, अब वो पता है डीप सी फिशिंग की बात कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने एक टीम भेजी इजराइल, कह रहा है हबीबी जरा ड्रिप इरिगेशन के बारे में स्टोरी सुनाओ हमें। मोदी जी जो करके आए थे ना इजराइल से, वही तो उसने करी पिछले साल। इजराइल टीम भेजी एग्रीकल्चरिस्ट की, सऊदी, कह रहा है यहूदियों से इसी क्या हो कि ड्रिप इरिगेशन कैसे होता है, उनकी भी तो जमीन बिल्कुल आधी तो बर्बाद है, वो कैसे इतना मजे में है, हमें यहाँ पे। तो वो सब ये टेक्नोलॉजी ला रहा है। वो कह रहा है कि यार जो रेत के इतने टीले हैं तुम्हारे, और सऊदी अरेबिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इज अ लार्ज कंट्री, यहाँ पे कह रहा है खेत के खेत लहलाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो डिसैलिनेशन की बात कर रहा है, वो टूरिज्म की बात कर रहा है, वो फाइनेंशियल हब की बात कर रहा है। पर लोग कह रहे हैं कि लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, वो तेल निकलता है, उसका पैसा है, इन्वेस्ट क्यों करेगा यार? कोई पागल है? वहां पे पता लगा चौप स्क्वायर में आपका हाथ काट दिया, ऐसा थोड़ा ना। देखो लेकिन सर उसके लिए उसने क्या कहा ना कि नियम में सऊदी लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। सऊदी लॉज नियम में बाहर होगा बीचेस और कारोबार होगा, है? फिर हम नियम तो हम जल सकते हैं, देखो, है ना। इनविटेशन भी है बस ठीक है, अभी भी नियम, चलो यहाँ से ऊंट पे चलते हैं, जब तक नियम बनेगा तब तक तो पहुंच ही जाएंगे हम दोनों, है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।